नमस्कार, जय हिंद। मैं इग्नोर हिंद के अंदर 2281 से डॉक्टर अमित कांसल पब्लिक एडमिन के सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने बीएजी में एडमिशन लिया है, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हैं जिनके कारण जो डिफरेंट वीडियोस होते हैं उनका कई बार प्रसारण थोड़ा डिले भी हो जाता है आप तक पहुंचने में, क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी की सब जगह पर दिक्कतें आ रही हैं। और बिसाइड्स इट की जो वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं दे आर वेरी हैवी, समटाइम्स दे आर मोर देन 2 GB, ठीक है। तो इनको अपलोड करना फिर इट्स ए डिफ़िकल्ट मैटर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम लोग जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं, वे टाइमली अपनी सारी वीडियोस बना रहे हैं और आप तक जो आपके डाउट्स हैं वो हम क्लियर करने के लिए उन्हें प्रसारित भी कर रहे हैं। तो जो मेरा कोर्स कोड अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वह है BPAC 133, ठीक है। तो कोर्स कोड BPAC 133 पब्लिक एडमिन का कोर्स है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 जो BPAC 133 की है उसमें कई भाग हैं, उसके देयर आर डिफरेंट सेक्शंस। फर्स्ट जो उसका पहला भाग है वह है इंडियन फेडरलिज्म, दैट इज यू कैन से कि भारतीय संघवाद, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एंड देयर आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, संस्थान हैं जैसे, उनके बारे में हम उनकी कार्यप्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन फेडरलिज्म। दोस्तों, भारत को हम एक संघात्मक राज्य कहते हैं। तो भारत में संघवाद का इतिहास कैसे शुरू हुआ? तो ब्रिटिश काल में जो है डिफरेंट लॉज, जो कानून जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, उसके द्वारा पारित किए गए भारत शासन। सबसे पहले 1919 में भारत सरकार का जो कानून था उसके माध्यम से, डायरकी के माध्यम से दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई। उसके बाद 1935 में जो स्टेट्स थी उन्हें ऑटोनॉमी दी गई। जो 1935 का कानून है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया भारत के संबंध में, भारत सरकार कानून, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, जो एक्ट हम उसे बोल सकते हैं, जिसको आधार बनाकर भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत का संविधान पर उसका सबसे अधिक प्रभाव है, अगर हम कह सकते हैं, यह हम कह सकते हैं। अगर उसका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स हमने जो 1935 का एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, उससे हमने लिए। तो 1935 में फर्स्ट टाइम 1919 में डायरेक्टली स्टार्ट हुई उस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के काल में। 1935 में जो स्टेट ऑटोनॉमी है, राज्यों को स्वाधीनता इस कानून के माध्यम से दी गई। और जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ, है ना। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने यह डिसाइड किया कि भारत की जो एकता, भिन्नता में एकता बनाए रखने के लिए जो भारत के लिए सबसे उपयुक्त सरकार का संगठन है वह जो है भारत के लिए वो सबसे उपयुक्त है, वह है संघात्मक शासन प्रणाली। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। भारत का अगर हम देखें तो आई कैन रिकॉल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्र है। बहुत विशाल देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितने क्षेत्र हैं, कितनी भिन्नता, ये हम सब लोग जानते हैं, कितने धर्मों के लोग हैं। तो इस भिन्नता को एकता में संयोजित करने के लिए यह आवश्यक था कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली हो। और भारत में हमारा हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस था ब्रिटिश काल के दौरान, वह भी हम सब लोग उससे भी परिचित थे, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली का आरंभ, जैसा कि मैंने बताया, कि 1919 में और 1935 के कानून द्वारा ब्रिटिश काल में आरंभ हो चुका था। तो अंततः भारत के संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को लागू किया गया। देखिए, भारत में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो एकात्मक शासन प्रणाली के भी होते हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली के भी होते हैं। तो अगर भारत को हम बात करें कि क्या प्योरली अमेरिका की तरह, US की तरह ना तो भारत पूरी तरह से एक संघात्मक राज्य है, ना ही
यूके की तरह एक एकात्मक राज्य है। यह दोनों का एक मिश्रण है। हम उन सभी फीचर्स की बात करेंगे यहाँ एक एक कर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भारत में ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान द्वारा की गई है जिसके कारण हम भारत को एक संघात्मक राज्य कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में सर्वप्रथम सबसे जो पहला अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया है। तो अब सबको पता है कि भारत में जो है प्रशासनिक इकाइयां हैं वो राज्य उन्हें बोला जाता है, या फिर संघात्मक जो है संघ शासित प्रदेश हैं जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम भारत को प्रशासन की दृष्टि से सुविधा के लिए उन्हें विभाजित किया गया है, ठीक है। तो लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में आप अध्ययन करते हैं तो राज्य का अर्थ यहाँ देश रहता है। लेकिन जब हम संघात्मक राज्य, देखिए मैं बोला ना संघात्मक राज्य भारत, तो भारत जब हम संघात्मक राज्य की बात करते हैं वहाँ मीनिंग क्या है, संघात्मक देश। लेकिन जब भारत में हम इकाइयों की बात करते हैं तो हम उन्हें राज्य कहते हैं या फिर हम संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दिल्ली, ऑल दीज आर द यूटीज। वाइल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जो छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो भारतीय संघ की इकाइयां हैं जिन्हें हम राज्य बोलते हैं। तो हम बात करें यहाँ में आई बेग योर पार्डन, जम्मू कश्मीर क्योंकि अब वो स्टेट नहीं रह चुका, तो जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, यूटी बन चुका है। लद्दाख भी यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ऑल दीज आर द स्टेट्स। इन सभी के तभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो अब हम उन सभी फीचर्स की बात करेंगे जो भारत को एक संघात्मक राज्य बनाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भारत के जो संविधान है वह कठोर है, दैट इज ए रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कठोर संविधान है। देखिए किसी भी मतलब जो संघात्मक राज्य का पहला फीचर होता है वह कठोर संविधान होता है, क्योंकि एक कठोर संविधान ही राज्यों और केंद्र के बीच में जो समन्वय है वह स्थापित कर सकता है कि उनको कठोर संविधान का साधारण अर्थ यह होता है कि उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है संसद द्वारा जो एक साधारण कानून पास किया जाता है उससे भिन्न होती है। संसद द्वारा जिस विधि से कानून पास किया जाता है उस विधि से उसमें जो है संशोधन नहीं हो सकता। देखिए भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 आई विल से 368 में जो है उसका पूरा वर्णन किया गया कि किस प्रकार से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह एक विशेष विधि है। संसद द्वारा जिस विधि से कानून को पारित किया जाता है वह एक सेपरेट विधि है, लेकिन संशोधन करने की विधि एक अलग विधि है। तो इसमें 3 विधि अंकित है बेसिकली, लेकिन जो भारतीय संघ से संबंधित प्रावधान है द वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू द इंडियन फेडरलिज्म, उनमें अगर संशोधन करना है तो उसमें संशोधन करने की जो विधि है दैट इज क्वाइट रिजर्व, वो काफ़ी मुश्किल है। तो उन प्रावधानों में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है निश्चित जो विधि है उसके द्वारा वह संशोधन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसे पारित किया जाना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि संघात्मक जो प्रोविजंस है उनमें संशोधन करने के लिए राज्यों की भी, आधे राज्यों की भी प्रवानगी चाहिए, जिसके कारण ये स्पष्ट होता है कि जो भारत का स्वरूप है, भारतीय गवर्नमेंट का स्वरूप है संगठन की दृष्टि से, ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से वह संघात्मक है। फिर हम बात करते हैं कि जो शक्तियों की बांट की जाती है, शक्तियों की बांट, डिवीजन ऑफ पावर्स, तो वह कहाँ की जाती है, संघात्मक राज्यों में, है ना। तो संघात्मक राज्यों में स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से किसी प्रकार की अस्पष्टता को बचे रहने के लिए संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से, भारतीय संविधान द्वारा जो है आर्टिकल 246 आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि आर्टिकल 246 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उसके अधीन 3 अनुसूचियां जो है अंकित की गई हैं। तो
शक्तियों की बांट की गई है किसके बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य में, केंद्र और राज्यों के मध्य में। देखिए जो दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति और संसद वटेवर ये सारा सिस्टम है, इसको हम केंद्रीय सरकार बोलते हैं, जो इसका दायित्व क्या है, पूरे देश से संबंधित शासन चलाना। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रांतक सरकारों की, जिसकी अगुवाई सीएम, गवर्नर और मंत्रिपरिषद ये सब काम करते हैं, और वहाँ पर राज्य विधानमंडल भी होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो प्रांतक सरकारें हैं, राज्य सरकारें बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच देखो शक्तियों की बांट होना स्पष्ट रूप से जरूरी है। अगर शक्तियों की बांट स्पष्ट रूप से नहीं होगी तो दोनों सरकारों के बीच में क्या रहेगा, गतिरोध रहेगा दोनों के बीच में। तो दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं अधिकार क्षेत्र में। इसलिए संविधान द्वारा 3 अनुसूची आर्टिकल 246 में वो अंकित है। पहली सूची को हम बोलते हैं जो है उसको हम बोलते हैं नेशनल लिस्ट, जिसे हम राष्ट्रीय सूची बोल सकते हैं, केंद्रीय सूची बोल सकते हैं, सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हैं। उसमें राष्ट्रीय महत्व के लगभग 100 विषय शामिल हैं। राष्ट्रीय महत्व के अगर हम विषयों की बात करें तो ऐसे विषय हैं जिनका संबंध पूरे देश से, जैसे कि हम बात करें सुरक्षा, जैसे कि हम बात करें करेंसी, जैसे कि हम बात करें रेलवे, ठीक है, जैसे कि हम बात करें नौसेना, आर्मी, पोस्टल सर्विसेज, बैंकिंग, ऑल दीज आर द इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामलों की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो ये सारे क्या हैं, कंप्लीट नेशनल इश्यूज हैं। इन सब पर जो कानून बनाने की मोनोपली है, एकमात्र अधिकार है किसको है, हम बात करेंगे राष्ट्रीय जो हमारी संसद है। आर्टिकल 79 के अधीन संसद की व्यवस्था की गई है, उसमें 2 सदन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अटूट अंग माना जाता है। इनको जो भारतीय संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार, जो ये 100 के लगभग विषय हैं उन पर पूरी तरह से उनकी मोनोपली है, उस पर वो कानून बनाती है। जबकि जो सेकंड लिस्ट है दैट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, इसमें जो है लगभग 61 के लगभग विषय हैं। पहले 66, 67 थे, लेकिन उनको रिड्यूस कर दिया गया। इधर जो इसमें विषय थे वो जा तो फिर नेशनल सूची में कुछ विषय आ गए, या फिर कंकरेंट लिस्ट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। तो इस सूची में जैसे कि हम बात करें एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ की बात करें, है ना, तो ऐसे विषय इसमें हैं। पुलिस, जो स्टेट हम बात करते हैं पंजाब में रहने वाली पंजाब पुलिस, क्या कभी हमने इंडियन पुलिस देखी है? नो। तो देखिए क्या हमने जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे हम बात करें पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का है, वो इसका इशू है, पंजाब पुलिस है, एग्रीकल्चर है। तो ऐसे जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को है। राज्य विधानमंडल उस पर कानून बना सकते हैं। जो तीसरी लिस्ट है उसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची, जिसमें जो है 40 के लगभग जो विषय हैं, क्योंकि इन विषयों की घटता बढ़ता रहता है, तो 40 के लगभग मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस सूची में जो विषय हैं, जैसे कि हम बात करें शिक्षा का, एजुकेशन का विषय, वन का, जंगलात का, है ना, शादी विवाह से संबंधित हुए इस तरह के विषय हैं, तलाक से संबंधित विषय, मंडियों से संबंधित विषय, इन विषयों पर कानून बनाने का जो इस सूची में है, इसे समवर्ती सूची और कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। उस सूची में अंकित विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन यहाँ एक प्रोविजन की गई है कि अगर दोनों के बनाए हुए कानून में किसी प्रकार का गतिरोध होता है, कोई उनमें मतलब मिसमैच रहता है, तो जो राज्य सरकार का द्वारा बनाया गया जो कानून है वह उस हद तक रद्द समझा जाता है जिस हद तक वह केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून की विरोधता करता है। तो इस विषय में भी केंद्र सरकार काफ़ी हैवी है। तो इसके अलावा जो विषय इन तीनों सूचियों में, अनुसूचियों में अंकित नहीं किए गए हैं, लिस्ट में अंकित नहीं किए गए हैं, हम उन्हें बोलते हैं रेजिड्यूरी पार्ट्स, अवशिष्ट शक्तियाँ, वो केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं। इस प्रकार से शक्तियों की बांट की गई है। तो जो केंद्र और राज्य सरकार है वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन जो शक्तियाँ हैं वहाँ उसी अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं। लेकिन वो कार्य करें, देखो संविधान द्वारा व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन यह कौन सुनिश्चित करता है? उसके लिए होनी चाहिए स्वतंत्र और निरपक्ष न्यायपालिका। हमें इसके लिए इंडिपेंडेंट जो है जुडिशरी चाहिए, है ना, एक जो संविधान के अनुसार कार्य करे, ना तो वो केंद्र के प्रभाव के अधीन कार्य करे, ना ही वो जो है किसी बात करें राज्य के प्रभाव के अधीन कार्य करे। वो काम किसके आधारित कार्य करे? वो संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए ओबलाइज्ड हो, ऐसा ये
माना जाता है। तो आई बेग योर पार्डन कि थोड़ा बैटरी में प्रॉब्लम आ रहा है, दैट्स वाई कि आई हैव टू अरेंज द पावर सप्लाई टू द मोबाइल, है ना, फॉर रिकॉर्डिंग। चलिए, ये कनेक्ट हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में डिस्टर्बेंस हुई मुझे। तो हम लोग बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ पावर्स की। तो हम आगे बात करें कि ये कौन सुनिश्चित करेगा कि केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में काम करे। संविधान द्वारा चाहे यह व्यवस्था कर दी गई, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए वी वांट निष्पक्ष, जो हमें इम्पार्शियल सिस्टम चाहिए, कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी चाहिए जो किसी के प्रभाव से मुक्त होकर संविधान के अनुसार, लॉ के अनुसार काम करे। तो भारत के संविधान द्वारा जो है, केंद्र में हमें पता है सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों से संबंधित क्या है, हाई कोर्ट्स हैं। तो ये सारी जुडिशरी जो है उसका काम क्या है कि वह यह देखती है कि क्या जो राज्य सरकार और केंद्र सरकारें हैं वे कहीं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो कार्य नहीं कर रही, क्या वो संविधान के अनुसार कार्य कर रही हैं। तो उनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, जिसे हम न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भी बोलते हैं। अगर कोई भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति हैं उनके अनुसार कार्य नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में जो है जुडिशियल पावर ऑफ, जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, पावर है, उसके अधीन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे कानून को रद्द कर सकती हैं। तो उन्होंने कानून के अनुसार कार्य करना, ये भी हमारे भारत में व्यवस्था है। अगर हम बात करें, फिर हम बात करें दोहरी शासन प्रणाली की। देखो, दोहरी शासन प्रणाली कैसे है। केंद्र में केंद्र सरकार है जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सारे भारत के लिए प्रशासन का काम करते हैं। और राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है जो अपनी उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। ये दोहरी जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो भारत में है, इस तरह का सिस्टम है। तो जो ये सारे फीचर्स हैं भारतीय संविधान में, वो क्या है, कंपल्सरी फीचर्स हैं एक संघात्मक शासन प्रणाली के लिए, फेडरल सिस्टम के लिए। लेकिन कुछ जो हम बात करें, विश्लेषक हैं, जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि भारत में शुद्ध रूप से जो है संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। वो किन आधारों पर तर्क देते हैं ना, हम उनकी बात करेंगे अभी कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो एकात्मक लक्षण दिखाते हैं कि भारत में एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, ज़्यादा यूनिटरी गवर्नमेंट है। चाहे तो सर्वप्रथम जो आलोचक है उनका यह मानना है कि भारत के संविधान में कहीं भी संघात्मक शासन प्रणाली का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चाहे अनुच्छेद 1 में यह व्यवस्था है कि गवर्नमेंट, जो भारत है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन संघात्मक सरकार शब्द के प्रयोग कहीं नहीं किया गया। दूसरी बात हम बात करते हैं कि भारत में जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, केंद्र और राज्य का कोई अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखिए, अमेरिका में अगर हम बात करें, यूएस में बात करें, तो वहाँ प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग से संविधान है और केंद्रीय संविधान अलग से। लेकिन भारत में अलग से कोई संविधान नहीं है, एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, वह भी मतलब अबॉलिश कर दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। पूरे देश में एक ही संविधान लागू है। तो दोहरी शासन, जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है, वहाँ राज्यों के अलग संविधान होते हैं, केंद्र का अलग। चाहे उसकी उदाहरण अमेरिका है, ऐसा आलोचकों का मानना है, जिसके कारण भारत का एक पूर्णतः संघात्मक राज्य नहीं माना जा सकता। दूसरी हम बात करते हैं ड्यूअल सिटीजन की। तो भारत का जो पूरा क्षेत्रफल मैंने बात की, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, एक विशाल क्षेत्रफल है। आज आप पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में कहीं भी जाइए, आपको अलग से सिटीजनशिप नहीं मिलती। तो आप भारत के नागरिक हैं, संपूर्ण भारत में आप कहीं भी रहते हैं तो भारत के नागरिक हैं। देखिए, कुछ क्षेत्रों के संबंध में कुछ विशेष व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की मनाही हो, लेकिन आपका निवास जब वहाँ के सिटीजन के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये पूरे भारत में हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे हम किसी भी स्टेट में रहते हैं और कहीं भी हम निवास स्थान बना सकते हैं अपना। जो वहाँ के नियम है, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के नियम जो कुछ रखे गए हैं, उनको पालना कर हम रह सकते हैं। लेकिन सिटीजनशिप
लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे भारत में हम भारत के नागरिक। लेकिन अमेरिका में पहले वो जिस राज्य का निवासी है वहाँ की सिटीजनशिप लेता है और फिर जो है यूएस की, अमेरिका की सिटीजनशिप उसे मिलती है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अगर भारत में हम शक्तियों को देखें, देखिए विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण, जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों की बांट होती है। लेकिन यह माना जाता है कि भारत में जो शक्तियों की बांट है उसके संबंध में केंद्रीकरण सिस्टम है, जो केंद्र है, जो केंद्र सरकार है, दैट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। वह राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार अधिक जो है प्रभावशाली और शक्तिशाली है। उसके संबंध में हम यहाँ कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। जो पहला फैक्ट है वो क्या है कि पहली बात तो देखिए जो राष्ट्रीय सूची के विषय हैं उसमें सारे महत्वपूर्ण विषय है, करेंसी से लेकर डिफेंस से लेकर हम इवन सिटीजनशिप का इश्यू से लेकर सारे उसमें महत्वपूर्ण विषय हैं। फिर उसकी संख्या जो लगातार बढ़ रही है उन विषयों की, है ना। तो पहली बात तो उनमें सारे महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय सूची में है जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको, केंद्र सरकार को। दूसरा, उन विषयों की जो सूची है वो बढ़ रही है, 97 से बढ़कर वो 100 के लगभग हो चुकी है। फिर हम बात करेंगे कि उस पर सिर्फ मोनोपोली किसकी है, केंद्र सरकार की है, उसमें राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, वो राज्य सरकार के सूची में अंकित विषयों पर भी कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में अंकित विषयों पर भी उसका द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी है। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी केंद्र सरकार को दी गई हैं। तो जैसे कि आर्टिकल 249 एक व्यवस्था है भारतीय संविधान में, अब ध्यान से इसे नोट कीजिए, आर्टिकल 249 उसी में यह व्यवस्था है कि अगर भारतीय संसद का जो उच्चतम सदन है जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, जो भारतीय संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, देखिए ये एक फीचर है, ये भी आप यहाँ नोट कर लीजिए कि भारत में 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था ही इसलिए की गई है क्योंकि भारत का एक संघात्मक राज्य है और जो राज्यसभा है वह क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर राज्यसभा आर्टिकल 249 के अधीन यह प्रस्ताव पारित कर दे कि केंद्र जो राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है, उसमें कोई जो अंकित विषय है वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। तो यहाँ भी पूरी तरह से उसका हस्तक्षेप है। फिर जो केंद्र सरकार है आर्टिकल 5 के अधीन नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, गठन कर सकती है, उनका नाम चेंज कर सकती है, किसी राज्य का अस्तित्व भी मिटा सकती है। तो प्रशासनिक दृष्टि से भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसा अधिकार जो संविधान ने भारत को सौंपा हुआ है कि राज्यों की सीमा और उसके स्टेटस में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम बात करें कि ये जम्मू कश्मीर को हमने मतलब उसको प्रशासनिक दृष्टि के 2 भागों में, 2 यूटीज में जो है मोदी गवर्नमेंट NDA 2 गवर्नमेंट थी उसने विभाजित किया प्रशासनिक दृष्टि से, ताकि वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वहाँ के लोगों का जीवन अच्छा बन सके, आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लग सके। लद्दाख अलग से यूटी बन गया, उसकी सीमा में परिवर्तन हुआ, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो यूटी बन गया। ठीक है, तो ऐसा अधिकार केंद्र सरकार को है। तो उसी प्रकार से केंद्रीकृत बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और जो राज्यपाल हैं वे संवैधानिक मुखिया हैं बेसिकली, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली उसके अनुरूप संवैधानिक मुखिया हैं। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में संवैधानिक मुखिया, लेकिन वास्तव में जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करते हैं, और जो राज्य सरकारें हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं, तो उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उसी प्रकार से हम बात करें जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, है ना, उनमें जो सारा नियुक्तियां होती हैं वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके द्वारा IAS IPS ऑफिसर जितने भी IRS अधिकारी हैं उनकी सभी की नियुक्तियां उनके द्वारा की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से। और जैसे IAS ऑफिसर हैं वो डिप्टी कमिश्नर लगते हैं जिलों में, जब प्रशासनिक अधिकारी अन्य लगते हैं तो उन पर जो नियंत्रण, सरकारों पर नियंत्रण IAS। तो ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी तो किसी कारण से, तो अभी हम इसको दोबारा से
शुरू कर रहे हैं साथ ही। तो कहने का मतलब है कि जो विभिन्न साधन हैं उनके माध्यम से भी केंद्र सरकार का नियंत्रण है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अधीन है। जो पूरे वित्त का साधन है, जो फाइनेंस के साधन, उनकी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन द्वारा की जाती है। वह केंद्रीय संस्था है। पूरे देश में चुनाव किए जाते हैं। आर्टिकल 324 के अधीन इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था है, वो भी एक केंद्रीय संस्था है। तो अभी नीति आयोग है, जो पूरे देश से संबंधित जो प्लानिंग योजनाएं बनाता है, वह भी एक केंद्रीकृत संस्था है, जिसकी अगुवाई देश के प्रधानमंत्री करते हैं, जिसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना कमीशन। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था की उदाहरण हैं। तो इनके माध्यम से जो है भारत सरकार द्वारा पूरा का पूरा नियंत्रण उन पर रखा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि दोस्तों कि भारत में कुछ ऐसी लक्षण है। अगर हम बात करें इमरजेंसी पावर्स की, इमरजेंसी पावर्स के अधीन हम बात करें आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 तरह की हैं इमरजेंसी पावर्स। इनके बारे में हम विस्तार से आगे के जो चैप्टर वहाँ करेंगे। आर्टिकल 352 के अधीन राष्ट्रपति को अधिकार है राष्ट्रीय संकट की घोषणा करने का। 356 के अधीन किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए तो राज्यपाल इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, या राष्ट्रपति खुद भी ऐसी व्यवस्था में वहाँ की सरकार को भंग किया जा सकता है। संवैधानिक संकट के कारण घोषणा की जा सकती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल 360 के अधीन है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। कैबिनेट की प्रवानगी चाहिए, है ना। कई जगह पर कैबिनेट की रिटर्न पर प्रवानगी चाहिए राष्ट्रपति को, और उसकी इन घोषणाओं की जो है प्रवानगी संसद द्वारा भी मिलनी जरूरी है ना, निश्चित काल में। लेकिन इन सब के दौरान जो है पूरी शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास हो जाती है। जैसे राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1975 में, लगभग जून में भारत में लागू की गई थी इंटरनल विद्रोह की समापना के कारण। तो पूरा देश एकात्मक ढांचे के रूप में आ जाता है, लोगों के मौलिक अधिकार तक नष्ट हो जाते हैं। तो सरकार का प्रशासनिक ढांचा, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाती है, और देश के जो प्रशासक होते हैं वो राज्यपाल बन जाते हैं, इस तरह से, है ना, अलग अलग राज्यों के। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी व्यवस्थाएं क्या हैं, केंद्रीकृत व्यवस्था से संबंधित है, जिसके कारण क्या होता है कि लगता है कि भारत में क्या है, एकात्मक राज्य है। लेकिन ये सारी चर्चा करने के पश्चात हम यह मतलब तय कर सकते हैं कि वास्तव में भारत अर्धसंघात्मक राज्य बोल सकते हैं हम, या एकात्मक लक्षणों वाला संघात्मक राज्य बोल सकते हैं। इसके पीछे दोस्तों कारण है, जब जब भारत की केंद्र सरकार कमजोर हुई है, तब भारत गुलाम बना है, टूटा है। तो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, भारत में भिन्नता में एकता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की, शक्तिशाली केंद्र सरकार की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही भारत के जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने भारत में जो है इस प्रकार के संघात्मक व्यवस्था की। देखिए अमेरिका का परिदृश्य अलग है, वहाँ अलग अलग छोटी छोटी जो इकाइयाँ थी, 50 राज्य थे, उन्होंने इकट्ठा होकर एक संघ की बात की। लेकिन भारत में हम पहले से ही बड़े थे, ठीक है, कि चाहे अंग्रेजों ने फूट डालो राजकर की नीति के अधीन भारत को 2 भागों में बांट रखा था। कुछ प्रिंसली स्टेट थी, कुछ डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिन्हें लौह पुरुष बोलते हैं, उनके कारण लगभग जो 532 के लगभग प्रिंसली स्टेट थी, उनका यूनिफिकेशन भारत में हुआ। लेकिन वो तो भारत का ही हिस्सा थी, तो भारत एक शुरू से विशाल देश था। तो भारत के जो राज्य और संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया है, वो प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया, उनका कोई लक्ष्य स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। तो कहने का अर्थ क्या है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भिन्नता में एकता, एक जो डाइवर्सिटी होती है उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमने तय करने के लिए भारत में इस तरह का सिस्टम हमने बनाया हुआ है कि भारत में केंद्र शासित जो केंद्र है वो एक शक्तिशाली सरकार के रूप में कार्य करता है। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि भारत की जो राज्य इकाइयाँ हैं उनके पास काफ़ी हद तक प्रशासन के संबंधित क्षेत्र की शक्तियाँ हैं। हालांकि जैसे कि अकाली दल पंजाब में 1973 में एक अनंतपुर साहिब का मता लेकर आया था, उसे इसका अनुमोदन 1978 में बाद में किया, जिसने राज्य की स्वाधीनता, अधिक स्वाधीनता की बात की। उसी प्रकार से जो DMK पार्टी थी
तमिलनाडु में उन्होंने राज्य को अधिक अधिकार दिए जाने की बात की थी, और इसके चलते जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी 1983 में एक सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह सरकारिया थे, जिनका कार्य था कि आप राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंधों का जो है रिव्यू कीजिए, और उसकी रिपोर्ट भी दी गई। लेकिन उस रिपोर्ट में भी जो है केंद्र जो शक्तिशाली है उसका समर्थन किया गया था। तो कहने का अर्थ क्या है कि भारत की परिस्थितियों को देखते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था संघात्मक राज्य के अधीन की गई है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में एक संघात्मक एक राज्य है, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो एकात्मक सरकार के होते हैं, जहाँ उसे हम अर्धसंघात्मक राज्य भी कह सकते हैं, जहाँ एकात्मक फीचर्स वाला संघात्मक राज्य का हम नाम दे सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने जो की चर्चा वह थी भारत में जो संघात्मक राज्य का स्वरूप कैसा है। कल हम जो केंद्र और इकाइयों के बीच में जो अलग अलग शक्तियों की बांट की गई है किस तरह से की गई है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारा आपसे निवेदन है कि आप सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखें, स्वच्छता बनाए रखें, और अपने साथियों अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें भी गाइड करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।